गुड इवनिंग। आज इको तो नहीं है ना? ओके, तो चलिएगा, आज का जो हम सेशन डील करेंगे वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको साथ में डील करेंगे क्वेश्चनेयर के। तो देखेंगे, चलिएगा वन बाय वन पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस को इस चैप्टर से जब पूछा जाता है तो ज़्यादा आप ऐसा ना सोचें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्रैम आउट कर लीजिएगा बहुत सारी चीज़ों को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बात करें। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बात करें। देखिए, क्वेश्चन में यहां पर लिखा है, हमें मालूम है आर एच विटेकर ने वो सिस्टम के बारे में बताया था। तो यहां लिखा है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मीन बाय पहले तो हमें यह पता होना चाहिए आर एच विटेकर के द्वारा जो जो चीजों के बारे में हमें बताया गया और किस वे में कौन कौन से पर्टिकुलर उसने एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके पास देखे होंगे जिसकी वजह से उसने क्लासिफिकेशन की थी। तो देखिए, आपके पास यहां पहली ऑप्शन लिखा है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेकंड है आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है आपके पास दैट इज नंबर 1, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके पास आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं आता है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे, और इसको बाय हार्ट पक्का से याद करके चलिएगा क्योंकि यहां से प्रोबेबिलिटी पूरी रहती है क्वेश्चन को बनाने के एग्जामिनर के द्वारा। देखिए, तो आपके पास यहां लिखता है द मेन प्रिंसिपल फॉर एनालिसिस बाय आर एच विटेकर इंक्लूड। ठीक है, उसने किन किन चीजों को आपके पास इंक्लूड किया जब उसने क्लासिफिकेशन को करना था। तो पहली चीज उसने देखी थी दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा उसने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे। सेकंड आपके पास बताया उसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आपके पास यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तीसरा आपके पास यहां पर है दैट इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसने बताया था। फोर्थ अगर आप देखेंगे दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमें ऐसा लगता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आर एच विटेकर ने नहीं बात की थी, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मिस हो जाता है पॉइंट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ ऑर्गेनिज्म उसने बताया कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ न्यूट्रोट्रॉफिक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर देखिएगा, रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया गया था कि आपके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड से कौन से ऑर्गेनिज्म आपके पास रिप्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट था आपके पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मीन बाय जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, जो प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में आपके पास इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में आर एच विटेकर ने बात किया। ध्यान दीजिएगा, तो 6 पॉइंट हैं जिनके बारे में बात करते हुए आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बहुत आसान है। देखिए, क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, वर्ड क्या लिखा गया है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच ग्रुप। ठीक है, कौन से ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। देखिए, तो सबसे पहली ऑप्शन है दैट इज अ फंजाई, सेकंड है एनिमेलिया, थर्ड है मोनेरा एंड फोर्थ है आपके पास प्लांटे। एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा कि आपको आंसर पता है या नहीं है, एक बार कोशिश कर लें। ऑप्शन सी, अच्छा जी, कोई बात नहीं। और कोई अटेम्प्ट करना चाहे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल आपके पास जो डाइवर्सिटी है वो किस में देखने को मिलती है? कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा? देखिए, चलो कोई बात नहीं। देखो, आंसर है आपके पास दैट इज अ मोनेरा। क्यों? क्योंकि मोनेरा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया आपके पास जब ये लाइफ की शुरुआत हुई थी तो आपके पास सबसे पहले प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे जिनको आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। तो शुरुआत से लेकर अभी तक भी ये मौजूद हैं, इसलिए हम तो शुरुआत से लेकर आखिर तक मीन बाय अभी भी प्रेजेंट में कुछ बैक्टीरिया मिल रही हैं और वो आपके पास आर्की बैक्टीरिया की टाइप में ही आते हैं। तो सोचो, मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी आज भी होगी इस धरती के ऊपर वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया किस में आते हैं? वो आते हैं मोनेरा के अंदर। ध्यान दीजिएगा,
इवन दो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आंसर एनिमेलिया होना चाहिए था, लेकिन अगर आपने एनिमेलिया के बारे में पढ़ा हो तो एनिमेलिया को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक आपके पास नॉन कोऑर्डिनेट ग्रुप और दूसरा आपके पास कोऑर्डिनेट ग्रुप, जिनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म लगातार जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है वैसे वैसे आपके पास खत्म होते जा रहे हैं। मीनवाइल वो आज की डेट में नजर ही नहीं आते हैं। अगर आप फंजाई के बारे में देखें तो ये कहा जाता है कि जो डाइवर्सिटी है इसकी वो 60 to 70% ही मौजूद है, अगर हम फंजाई के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन देखो, जब हम मोनेरा के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 90 to 99% आपके पास धरती के ऊपर यही बैक्टीरिया की फॉर्म में अवेलेबल हैं, इसीलिए मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपको इन्हीं में ही देखने को मिलती है। चलेगा, तो ये भी आंसर हमें पता हो गया। चलिएगा, थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। देखिए, ट्राई करिएगा एक बार अटेम्प्ट करने की। देखिए, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड सेकेंडिस क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। देखिए 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि क्लेमाइडोमोनास को और सेकंड क्लोरेला को आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहां पर जगह दी गई है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा, ओके। और कोई अटेम्प्ट करेगा? प्रोटिस्टा। अच्छा, कोई कारण बता पाएगा कि प्रोटिस्टा में ही आपके पास बेसिकली इनको क्यों डाला गया, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को यहीं पर क्यों डाला? देखिए, हमें रट्टा नहीं मारना है, हम कोशिश करेंगे समझने की, ट्राई करेंगे। चले, नहीं समझ आया हो, चलो एक बार ये देखते हैं। मान लीजिए आप प्रोटिस्टा, एल्गा और प्लांटे के बारे में पढ़ें, तो ये कैसे हैं? ये तो यूकैरियोट है या नहीं है? पहला क्वेश्चन, यूकैरियोट है या नहीं है? ये यूकैरियोटिक है। और मोनेरा प्रोकैरियोट है, ठीक है। अब क्लेमाइडोमोनास और आपके पास क्लोरेला, ये कैसा है? ये तो आपके पास में यूकैरियोट है। तो एक चीज तो पता लग गई कि जो आपके पास आंसर नंबर ऑप्शन नंबर में जो डी लिखा गया है वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जबकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो डी ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गई। अब आपको प्रोटिस्टा, एल्गा और प्लांटे में से आंसर करना है, ठीक है। अब कैसे आंसर करेंगे, क्योंकि आपके सभी के सभी तो यूकैरियोट है, ठीक है। अब आंसर कैसे करें, तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। देखिए, तो ये है आपके पास यूनिसेलुलर, कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? स्पेसिफिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो यूकैरियोटिक हैं, लेकिन सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, मान लीजिए अगर आप एल्गा के बारे में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा एल्गा आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकता है और आपके पास मल्टी सेलुलर भी होते हैं, तो दोनों ही होंगे ना। इसका मतलब आप इसको इस कैटेगरी में प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली जो आपके पास क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है ये तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होगा। अगर ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो आपको बेसिकली इसको एल्गा में प्लेस नहीं करना होगा, क्योंकि आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के आपके पास प्लेस किए जाएंगे एल्गा के अंदर। तो ये बताओ गया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास देखते हैं प्लांटे के बारे में, तो प्लांटे में तो सभी के सभी कैसे और आपके पास आते हैं, वो तो सभी के सभी मल्टी सेलुलर। अब इसका मतलब यहां पे तो यूनिसेलुलर था, यहां मल्टी सेलुलर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी, ऑप्शन बच गई सिर्फ आपके पास प्रोटिस्टा। तो ये टोटली करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट के नाम से जाने जाते हैं, और उसमें आप एग्जांपल्स में पढ़ते हैं दैट इज क्लेमाइडोमोनास एंड सेकंड इज क्लोरेला। एम आई करेक्ट? ये मेरी बात समझ आई? ओके, बड़ी इसी तरह से आपको एक तरह से लॉजिकली आंसरिंग करनी है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक और चलो अटेम्प्ट करने की ट्राई करिएगा। देखिए, इन विच किंगडम, ठीक है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई आर्किया? पहला है आर्किया एंड सेकंड है आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। इफ द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इज यूज, अगर आप
5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का यूज करें तो आप आर्किया और आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको कहां पर प्लेस करना चाहेंगे? तो देखिए ऑप्शन में लिखा है, पहला है आपका किंगडम प्लांटेस, सेकंड किंगडम फंजाई, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा एंड फोर्थ किंगडम मोनेरा। आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, क्या बोला? ऑप्शन डी मोनेरा। हाँ जी, कितनों को लगता है कि ऑप्शन डी मोनेरा होना चाहिए? और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? देखिए बहुत सिंपल सी एक चीज है, पहले तो एक चीज पता कर लो। देखो हम वर्ड यहां पर क्या लिखे हैं, यहां पर लिखा गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग तो हमेशा क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं या नहीं होते हैं? आपने कोई और ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो कि वो चीजें आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करती हैं? कोई ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आपने हमेशा यही पढ़े कि बैक्टीरिया जो होते हैं, और वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा, चाहे वो आपके पास एजोस्पिरिलम था, चाहे एजोटोवेक्टर थे, चाहे साइनोबैक्टीरिया थे, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नहीं होते हैं? या फिर होते हैं ना, सारे बैक्टीरिया हैं। अब मान लो आपको यहां पर ये 4 ऑप्शन है, तो आप इसको कहां प्लेस करेंगे बैक्टीरिया को? मोनेरा। तो इसीलिए आंसर देखो, अगर नहीं भी पता हो, मान लो आर्किया के बारे में हमें नहीं मालूम है, मान लेते हैं, मैं भी समझ लेता हूं कि आपको नहीं मालूम है कि आर्किया क्या होता है, तो भी तो हमें ये तो मालूम है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो तो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया ही होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अब ये आर्किया क्या है, ठीक है? आर्किया आपके पास आर्की बैक्टीरिया के एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया आपके पास एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया है। इन एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया की एक खासियत होती है तो बैक्टीरिया ही है, लेकिन इनकी जो आपके पास बेसिकली सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो होते हैं वो आपको नजर नहीं आते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन्स की आपको एब्सेंस नजर आएगी, याद कर लेना, ये एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज है कि आर्की बैक्टीरिया आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन के बिना ही होते हैं। और दूसरी बात है, अगर ये आपके पास एक तरह से सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन है उनकी अगर एब्सेंस है तो उसकी जगह पर कुछ ना कुछ और चीजें भी होंगी, तो वो बेसिकली आपको क्या नजर आती हैं? कुछ स्पेसिफिकली आपके पास लिपिड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये आर्की बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें आर्की बैक्टीरिया को, तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नॉर्मली आपके पास कुछ आपके पास वो बैक्टीरिया जो आपके पास में हेलोफाइल्स कहलाते हैं। आर्की बैक्टीरिया की एक कैटेगरी हेलोफाइल्स होती है। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? जो आपके पास एक्सट्रीम सॉल्टी एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है? ये दूसरे आते हैं आपके पास थर्मोफाइल। दूसरी कैटेगरी में क्या लिखे जाते हैं? दैट इज थर्मोफाइल, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी सह जाते हैं। मीन बाय चाहे बहुत ज्यादा आपके पास गर्माहट हो, चाहे बहुत ही ज्यादा ठंडक हो, उस एनवायरनमेंट में भी बेसिकली ये सर्वाइव कर सकते हैं। और तीसरे आते हैं आपके पास मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरिया, अब मिथेनोबैक्टीरिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये मिथेनोबैक्टीरियाज मिथेन की फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं। ये मिथेनोबैक्टीरियाज भी बेसिकली आर्की बैक्टीरिया की ही एक टाइप होते हैं। तो याद करके चलिएगा, अब कई बुक्स में आपको ये मिलेगा कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनमें आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन की जो थिकनेस है वो ज्यादा मिलती है। मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई कर दूं कि पेप्टिडोग्लाइकन्स आर्की बैक्टीरिया के अंदर मैक्सिमली एब्सेंट, देखिए वर्ड मैंने यूज किया है मैक्सिमली एब्सेंट है, टोटली मैंने एब्सेंट नहीं कहा है। मान लीजिए आपके पास यहां हेलोफाइल है, थर्मोफाइल है, मिथेनोबैक्टीरियाज हैं, इनमें आपके पास हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन अलग अलग हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो पेप्टिडोग्लाइकन्स की एज कंपैरिजन टू लिपिड जो होती है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, इसीलिए वो आपके पास एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को भी सहने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्लियर हो गया जी? तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देनी है। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा दैट इज मोनेरा। चलिएगा एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं। Which of the following are found in extreme saline condition? तो आपके पास देखिए क्वेश्चन अभी अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे पिछले वाला, और वहां की जब थ्योरी डिस्कस की है तो मैंने बताया। देखिए क्वेश्चन क्या है? Which of the following
आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो आपको एक्सट्रीम सलाइन एनवायरनमेंट मिलते हैं। देखिए पहली ऑप्शन आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड यूबैक्टीरिया, थर्ड साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ माइकोबैक्टीरिया। अभी अभी मैंने बताया, आंसर बता सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में कौन से आए, अभी अभी हमने पढ़ा था, सॉल्टी कंडीशन में हेलो फाइल्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली आपके पास आंसर। अब देखो एक आपके पास कैटेगरी और है। मान लो अगर मेरे पास में, मान लो यहां इस ऑप्शन के अंदर हमें डबल डबल चीजें लिखी होती, मान लो आर्कीबैक्टीरिया के साथ यूबैक्टीरिया भी लिख देता, एक ऑप्शन ये दे देता कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन के अंदर, तो ये भी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि जो यूबैक्टीरियाज होते हैं ये प्रोकैरियोटिक टाइप के ही बैक्टीरिया होते हैं। अब इनकी खासियत क्या होती है, ये भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आपको सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक्सट्रीम कंडीशन बोल रहे हैं तो सॉल्टी कंडीशन में, सलाइन कंडीशन में भी यू बैक्टीरिया के सरवाइव करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए यहां पर स्पेसिफिक आंसर हमने कर दिया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया। लेकिन मान लो आपके पास ऑप्शन दोनों दे देता, आपके पास एक ही ऑप्शन में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दे देता, तो वो वाला स्पेसिफिक आंसर आपके पास करेक्ट होता। एम आई क्लियर टू एवरीवन कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास हो सकता है कभी ऐसा एक ऑप्शन आ जाए जहां पर आपके दोनों ही चीजें लिख कर दे दिया है। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं। फिर से देखो बहुत आसान है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखो तो अगर आपने कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ी हो और एनसीईआरटी भी अगर स्पेसिफिकली पढ़ी हो और इस चैप्टर को वहां पर पढ़ा हो, तो स्पेसिफिक ये वर्ड मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, जो स्मॉलेस्ट आपके पास में लिविंग सेल होते हैं वो आपके पास होते हैं, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको हम नॉर्मली माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब इन माइकोप्लाज्मा की एक खासियत है, क्या खासियत है? टोटली पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट ही है, टोटली पेप्टिडोग्लाइकन आपके पास एब्सेंट नजर आती है, और उसकी जगह अगर आपके पास ईथर बेस्ड आपके पास लिपिड्स की क्वांटिटी आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमली नजर आती है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा, पेप्टिडोग्लाइकन है ही नहीं है। अब पेप्टिडोग्लाइकन अगर बिल्कुल ही नहीं है तो उसकी जगह पर कुछ ना कुछ और चीज होगी, वो है आपके पास ईथर बेस्ड लिपिड्स आपके पास सबसे ज्यादा पीपीएलओ में आपको नजर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं है ना, और प्रोटीन अगर सरफेस पर नहीं होगी तो ये आपके पास एंटीजेनिक बिहेवियर नहीं शो कर पाएगा। इसीलिए आपके पास इसके द्वारा जब भी डिजीजेस हो जाती हैं, मीन बाय है तो ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। अगर मान लो ये किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाए तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोटीन का जो एंटीजेनिक नेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन आपके पास प्रोटीनियस कंपाउंड होते हैं। तो अगर मान लो पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास प्रोटीन एक्चुअली में अवेलेबल नहीं है सरफेस के ऊपर, इसलिए एंटीजेनिक बिहेवियर पीपीएलओ के द्वारा शो नहीं किया जाएगा, और इसके द्वारा जब डिजीजेस होंगी वो लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर ही डिस्कवर हो पाएंगी। और कभी कभार तो इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसके द्वारा ये डिजीज कॉज हो रही है स्पेसिफिकली, वो कभी पता ही नहीं लग पाता है। देखिए मैं एक चीज आपको यहां पर बताना भी चाहूंगा कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जरा ध्यान दिए कि यहां पर वर्ड क्या लिखा था, प्लूरोनिमोनिया वर्ड है, देखिएगा प्लूरो एंड सेकंड इज निमोनिया। देखो अगर आपको ध्यान हो तो लंग के बाहर एक लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है प्रोटेक्टिव लेयर का, दैट इज प्लूरा। वर्ड क्या लिखते हैं? प्लूरा। अब एक बात ध्यान दो, इसका मतलब यह हुआ कि माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो होते हैं वो मैक्सिमम इंफेक्शन कहां पर कर रहे होंगे? लंग्स में। ठीक है, और दूसरा वर्ड देखिएगा, दूसरा वर्ड क्या है? निमोनिया। हमें मालूम है कि निमोनिया जो है
जिसके लिए कॉमन बैक्टीरिया एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हमने ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में रिलेट कर पढ़ा था। अब ध्यान दो, निमोनिया जो है वो आपके पास पीपीएलओ के द्वारा भी कॉज किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या आया? जब आप बेसिकली बात कर रहे थे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा वो कॉज हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करना आसान होगा। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है, मान लो निमोनिया में होगा क्या, जो आपके एल्वियोलाई हैं दैट विल बी फिल्ड विद द म्यूकस, लगातार उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया को डिस्कवर करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उन बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर आपको प्रोटीन का कंटेंट मिलता है। लेकिन अगर मान लो निमोनिया हो रहा है और इटियोलॉजिकल फैक्टर की डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, तो आपको डायरेक्टली ये चीज रिलेट करने पड़ेगी कि उस पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग को या मान ली एनिमल को या प्लांट को जो इन्फेक्शन है वो आपके पास किसके द्वारा कॉज किया जा रहा है? पीपीएलओ के द्वारा या माइकोप्लाज्मा के द्वारा कॉज किया, क्योंकि वहां पर डिस्कवरी नहीं हो पाएगी कभी भी। क्यों? क्योंकि प्रोटीनियस एंटीजेनिक जो नेचर है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन ही नहीं है, उसकी जगह पर ईथर बेस्ड लिपिड्स आपको नजर आते हैं। तो यहां पर आंसर मिलेगा, देखो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है नोन विदाउट अ डेफिनेट सेल वॉल, इनमें तो सेल वॉल ही नहीं है। अब देखो पैथोजेनिक टू प्लांट है एज वेल एज एनिमल है एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखने वाले, डिजीज को कॉज करने वाले, सेल वॉल के विदाउट आपके पास होने वाले और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, इनका नाम आपके पास माइकोप्लाज्मा है। ये ना बाय हर्ट आपको याद होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा के अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, मीन बाय पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास अगर बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, याद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने की सेल वॉल नहीं है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो भी वो आपके पास में ईथर बेस्ड लिपिड्स की बनी हुई होगी। क्लियर है जी? तो ये चीज समझ आनी चाहिए। चलेंगे जी, तो आंसर हमें पता लग गया है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, वर्ड क्या लिखा है? स्टिकी कैरेक्टर टू दी बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को, ये जो चार ऑप्शन यहां पर लिखी हुई हैं, इनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन ऐसी है जो इस पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है। ये आप बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन देखो, पहला है सेल वॉल, सेकंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फोर्थ है आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अटेम्प्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ओके, वेरी गुड। जिन भी लोगों ने कहा कि ग्लाइकोकैलिक्स आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल सही है। क्यों? अब उसका कारण है। कारण यह है, अगर आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हो तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हुए आपने एक सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ाया जाता है? सेल एनवेलप के बारे में। इस सेल एनवेलप में आपके पास आउटर टू इनर साइड 3 लेयर के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे आउटर जो लेयर नजर आती है वो है ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की। ये है स्टिकी नेचर जो इसको प्रोवाइड करता है और इस पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को मदद करता है किसी भी डिफरेंट सरफेस के साथ चिपकने में। याद कर लेना। अब ये तो सबसे आउटर लेयर हुई, तो इसके अंदर कौन सी है? दैट इज अ सेल वॉल। और इसके अंदर क्या मिलती है? दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब देखो, ये हुई ना सबसे बाहर, तो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर ही तो एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी डिफरेंट सरफेस के साथ चिपकाने में मदद करेगा। तो आपके पास आंसर रहेगी दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इंटीग्रल कंपोनेंट है सेल एनवेलप का, ये भी आंसर नहीं होगा। सेल वॉल भी इंटीग्रल कंपोनेंट है क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आ रही है। और तीसरा तो आपके पास यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो तो सेल के सबसे सेंटर में मौजूद है। तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं रहेगा जो स्टिकी नेचर इसको प्रोवाइड कर सकता है। चलो जी, एक और, ओ बहुत बढ़िया, ये तो एक और क्वेश्चन और भी बढ़िया। चलें, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या लिखता है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स
ऑप्शन लिखे हैं, एक बार पढ़ लेंगे। क्या लिखता है कि डीएनए रेप्लिकेशन विद इन दी न्यूक्लियोलस हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है प्रायर टू फिजन होगी। थर्ड आपके पास जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन होगी। और फोर्थ ऑप्शन लिखा है ड्यूरिंग दी एस फेज होती है। आसान है, बड़ी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ओके, और कोई अटेम्प्ट करना चाहे? और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, और कोई? देखो, चलो देखो, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता हो कोई बात नहीं है। आपने जब मैंने चैप्टर सेल माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ाया था, तो क्या आपको ध्यान है कि मैंने सेल माइटोसिस और मियोसिस कौन से सेल के बारे में पढ़ाई थी? मैंने यूक्रियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? यूक्रियोटिक सेल। और यूक्रियोटिक सेल में जो डीएनए की रेप्लिकेशन आपको नजर आई थी, वो तो एस फेज में नजर आई थी। सेल साइकिल के अंदर जीवन के बाद एस फेज आई थी, फिर G2 फेज आया था, फिर आपके पास डिवीजन वाले फेजेस आए थे जिसमें कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस आई थी। और हमने कहा था कि डबलिंग ऑफ अ डीएनए दैट इज रिलेटेड टू अ एस फेज, वहां पर डीएनए की डुप्लीकेशन, लेकिन वो तो यूक्रियोटिक सेल था। लेकिन यहां पर आपके पास सेल देखिए कौन सा लिखा है, बैक्टीरिया, मीन बाय प्रो कैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, बैक्टीरिया की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? ये बहुत ही तेजी से मल्टीप्लिकेशन शो करता है। और जब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन शो करेगा, तो आप सोचिए क्या 24 आवर के भीतर होने वाली आपके पास साइक्लिक इवेंट को क्या ये फॉलो कर पाएगा? नहीं समझे? मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना है और इससे आपके पास दो पर्टिकुलर बैक्टीरिया बनने हैं। तो क्या बैक्टीरिया को 24 आवर लगते हैं कि ये डिवाइड करेगा? अरे नहीं लगेंगे। इसका मतलब तो एक चीज तो समझ आ रही है कि बैक्टीरिया के द्वारा आपके पास कभी भी एस फेज को फॉलो किया ही नहीं जाएगा। एम आई करेक्ट? क्योंकि अगर एस फेज फॉलो करनी होती तो 24 आवर लग जाएंगे उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को डिवाइड करते हुए। इसका मतलब किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा सेल साइकिल को फॉलो नहीं किया जाता है। यह चीज हमें क्लैरिफाई हो गई, इसलिए आपके पास ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब चलते हैं पहली। लिखता है विद इन दी न्यूक्लियोलस जो है वो आपके पास में बैक्टीरिया के डीएनए की रेप्लिकेशन, जबकि न्यूक्लियोलस आपके पास साइट है राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन की। तो अगर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होगी तो बेसिकली वहां पर तो ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर राइबोसोम होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस आपके पास ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होती है। तो एम आई करेक्ट कि आपके पास ये वाली ऑप्शन भी नहीं होनी चाहिए? तो जी बहुत बढ़िया हो गया। चलो अब देखो क्या लिखता है। थर्ड ऑप्शन है आपका जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में हो जाती है। अब कंफ्यूजन है आपके पास यहां पर ये वाला, दैट इज प्रायर टू फिजन। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हो, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपके पास कैटेगरी के अंदर बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ाते हैं? पढ़े हैं बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट सेल आपके पास दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा और जो पेरेंट सेल होगा वो डाई कर जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान क्या हुआ। एक सेल आपके पास दो पर्टिकुलर डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करने वाला है, तो वर्ड है बाई, लेकिन आपके पास फिजन हो रही है, मीन बाय सेल जो है दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता हुआ आपको नजर आए। अब एक से दो बने, दो से चार बन जाएंगे, चार से आठ बन जाएंगे, और आपके पास ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने वाली है। अब सोचो अगर मेरे पास बैक्टीरिया मौजूद है, हमारे पास बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया तो 24 आवर में पता नहीं कितनी कॉपीज आपके पास अनदर बैक्टीरिया की बनाकर दे देगा। तो इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, सेल के अगर नॉर्मल साइक्लिक इवेंट अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो एबनॉर्मल साइक्लिक इवेंट नजर आएंगे। यही मतलब नहीं हुआ? तो ट्रांसक्रिप्शन तो उस पर्टिकुलरली सेल का एक नॉर्मल साइक्लिक इवेंट हुआ।
हुआ या नहीं हुआ? हर एक सेल को सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस फॉलो करनी है ना, कि डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से प्रोटीन बने। होगा या नहीं होगा? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना। अगर सेल को पूरा डिवाइड करना होगा तो मान लेते हैं कि पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, तो जाकर आपके पास सेल डिवाइड करेगा। यही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां वर्ड देखो, यहां वर्ड क्या लिखा था? प्रायर टू फिजन। अब फिजन में क्या हो रहा है? एक सेल आपके पास दो सेल में डिवाइड कर रहा है, तो सेल के दो डिवीजन में होने से पहले ही अगर आपका डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा तो ही तो बेसिकली आपके पास में इसके और इसके अंदर क्रोमोसोमल नंबर बराबर रहेगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। नहीं समझा है? मान लेते हैं इस पर्टिकुलर सेल के पास में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब 46 ही क्रोमोसोम अगर इसमें पहुंचने हैं और 46 ही क्रोमोसोम अगर इसमें पहुंचने हैं तो कब पहुंचेंगे? क्या जब सेल ये आपके पास पहले ही डिवाइड कर जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन के, या आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन पहले होगी फिर सेल डिवाइड करेगा? अच्छा कोई बात नहीं, एक बार आना वापिस से सेल साइकिल में जहां पर मैंने माइटोसिस और मियोसिस को डील किया है, आप उसको पक्का पढ़िएगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैं और थोड़ा सा लॉजिकली आपको ये चीज बताता हूं। कैसे? देखो ये सेल है, मान लो ये कोई सेल ले लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं इसमें 46 क्रोमोसोम है। कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। अब इस पेरेंट सेल से इसी की तरह के डॉटर सेल बनने, तो ये है डॉटर सेल 1, ये है डॉटर सेल 2। अब आपके पास ये बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही नजर आ रहा है जैसा आपके पास पेरेंट सेल था, तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होने चाहिए और इसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होने चाहिए। लेकिन पेरेंट सेल के पास ही 46 थे, तो अगर ये सेल डिवाइड कर रहा है दो में तो इसके पास 23 क्रोमोसोम आने चाहिए, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम आने चाहिए। आने नहीं चाहिए क्या? आने चाहिए, लेकिन आएंगे नहीं। आएंगे कितने? 46 46 ही। क्यों? क्योंकि आपके पास इस सेल के इनसाइड में जो न्यूक्लियस मौजूद है, उस न्यूक्लियस में आपके पास क्या मौजूद है? दैट इज अ क्रोमोसोम। क्या मौजूद है? क्रोमोसोम। और उस क्रोमोसोम में क्या मौजूद है? डीएनए। और डीएनए आपके पास अगर डुप्लीकेट कर जाए, डीएनए क्या कर जाए? डुप्लीकेट, तो आपके पास डीएनए का नंबर तो डबल हो गया। मीन बाय क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होते हुए आपको पहले नजर आ जाएगी एज कंपैरिजन टू कि आपके पास ये सेल का डिवीजन बाद में नजर आएगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? अब तभी तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकते हैं। हाँ या ना? तो आंसर बताना अब क्या आंसर होना चाहिए, ये लिखें ऑप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स इन न्यूक्लियोलस में होगी? नहीं। प्रायर टू फिजन होगी या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी तो बता दिया कि आपके पास सेल के डिवाइड होने से पहले ही डीएनए की डुप्लीकेशन हो चुकी है। थर्ड, ये तो मैंने पहले बता दिया कि ये तो आंसर होगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये भी गया। ड्यूरिंग एस फेज भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो यूकैरियोटिक सेल्स के फीचर होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द टोटली करेक्ट स्टेटमेंट। याद करके चलिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। एक और, ओह ये तो और बढ़िया आ गया। देखो मिथेनोजन्स जो हैं वो आपके पास कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया है। मिथेनोजन कहां पर आपने पढ़े अभी अभी? आर्की बैक्टीरिया, बिल्कुल सही, क्योंकि एंशिएंट टाइप के बैक्टीरिया में हमने 3 तरह के बैक्टीरिया को पढ़ा है। फिर से मैं बता दूं, एक है आपके पास दैट इज हेलोफाइल्स, सेकंड कौन से पढ़े? दैट इज थर्मोफाइल, और तीसरे पढ़े हमने मिथेनोबैक्टीरियाज। मिथेनोबैक्टीरिया या इनको मिथेनोजन्स भी कहा जाता है, इनको और क्या बोलते हैं? मिथेनोजन्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, आपके पास यहां पर आंसर रहेगी। बहुत बढ़िया, मीन भाई पढ़े तो हैं आप लोग। हाँ पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, कोई बात नहीं, पढ़ तो आप लेंगे ही लेंगे। चलो जी एक और देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आपके पास यू बैक्टीरिया से किस तरह से डिफर करते हैं? अभी बताया मैंने, ऑप्शन नंबर
ये ऑप्शन पढ़ लो पहले। पहला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, थर्ड आपके पास है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड थर्ड है सेल शेप। आर्की बैक्टीरिया आपके पास किस तरह से डिफर करेंगे? अरे अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आर्की बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या नहीं मिल रही है? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सेकंड बिल्कुल सही तो चीज है। हमसे पूछा गया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करेगा, तो आंसर विल बी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके पास डिफरेंट होगा। एम आई करेक्ट? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले। क्वेश्चन पूछा है कि आपके में से इन चार ऑप्शन में से वो कौन सी चीज होगी जो आपको डीप सी वाटर में मिल सकती है? बताओ, बहुत आसान है। पहला है ब्लू ग्रीन अलगे, सेकंड है सेप्रोफिटिक फंजाई, थर्ड है आर्की बैक्टीरिया, फोर्थ है आपके पास यू बैक्टीरिया। अभी अभी मैंने बताया फिर से, ये नंबर सी बिल्कुल सही। आर्की बैक्टीरिया आपके यहां डीप सी वाटर। देखिए एक्सट्रीम एनवायरमेंट, मैंने अभी क्या बोला था कि जितना भी एक्सट्रीम एनवायरमेंट होगा तो आपको ऑर्गेनिज्म कौन से आंसर करने हैं? आर्की बैक्टीरिया आंसर करना है, आपको यू बैक्टीरिया आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये ऑप्शन अलग दे रखी है, ये ऑप्शन अलग दे रखी है। अब मान लो यहां पे आर्की बैक्टीरिया ऑप्शन में ना होता तो आंसर आप यू बैक्टीरिया करते, लेकिन अब आप यू बैक्टीरिया आंसर नहीं करोगे क्योंकि आर्की बैक्टीरिया ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करते हैं और ये प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है। इनके ऊपर कैसा भी एनवायरनमेंट हो उनका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो किसी भी जगह पर आपके ये सर्वाइव कर सकते हैं। याद कर लेना, ठीक है? अच्छा, ओह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखता है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। ठीक है, वर्ड क्या लिखा गया है कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन से कुछ आपके पास पिगमेंट कंटेनिंग आपके पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनका नाम बताइए। बड़ा आसान है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है क्रोमेटोफोर, सेकंड है हीटेरोसिस, थर्ड है बेसल बॉडीज और फोर्थ है आपके पास न्यूमेटोफोर्स। ऑप्शन नंबर बी हीटेरोसिस्ट। अच्छा जी, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? और कोई अटेम्प्ट करना चाहे? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए। ओके, और कोई अटेम्प्ट करेगा? ऑप्शन डी। अच्छा कोई बात, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहला वर्ड यहां पे ध्यान देना, ठीक है? वर्ड है क्रोमा। वर्ड क्या लिखा है? अब आपने क्रोमा के बारे में सुना होगा, तो क्रोमा तो बेसिकली कलर के बारे में बात करता है और कलर आपके पास किसके द्वारा दिया जाता है? पिगमेंट्स के द्वारा। होता है या नहीं होता है? तो आंसर तो क्रोमेटोफोर ही रहेगा, क्योंकि वर्ड क्या पूछा है? पिगमेंट कंटेनिंग। तो मीन बाय कलर देने वाले आपके पास स्ट्रक्चर जो आपके पास मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं वो है क्रोमेटोफोर्स। अब चलो औरों के बारे में देख लेते हैं। हीटेरोसिस्ट आपके पास में होते तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही है, लेकिन ये थिक वॉल्ड होते हैं और ट्रांसपेरेंट टाइप के सेल होते हैं जिनके अंदर आपके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इनको हीटेरोसिस्ट बोलते हैं। हीटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिसाइड करते हैं। याद करके चलिएगा, है तो ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही होती हैं, लेकिन इनका काम कलर देना नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाली ऑप्शन गलत हो गई। थर्ड होते हैं बेसल बॉडीज। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो बेसल बॉडीज होती है वो एंकरेज का रोल प्रोवाइड करती हैं किसी भी पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिज्म है जब उसकी बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होती है। तो इनका काम तो नहीं हुआ कि आपके पास ये कलर देंगी, तो ये भी आंसर गलत। अब लास्ट आती है न्यूमेटोफोर। देखिए यहां वर्ड लिखा है न्यूमो। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने न्यूमो के लिए एक एग्जैक्ट वर्ड आपको पहले भी बताया। क्या वर्ड यूज किया था? हमने न्यूमेटिक बोन पढ़ा था वर्ड। एनिमल किंगडम में हमने न्यूमेटिक बोन के बारे में पढ़ा था। मैंने क्या कहा था? ऐसी बोन कैसी होती है? अंदर से खाली होती है।
और खाली अगर चीज होगी तभी तो वर्ड आपके पास यहां भी न्यूमर वर्ड यूज किया है। अब आपके पास लिखा है एक ऐसे सेल हैं जो अंदर से खाली पड़े हुए होते हैं, न्यूमेटोफोर हैं। अब न्यूमेटोफोर के बारे में आपने मैंग्रोव्स प्लांट्स के बारे में तो पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या होता है, जो उनकी रूट्स होती हैं जो पानी के अंदर चली जाती हैं और फिर पानी से बाहर आ जाती हैं, तो वो आपके पास में क्या काम करती हैं, जो एनवायरमेंट के अंदर आपके पास ऑक्सीजन होती है या और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एंट्रैप करने में आपके पास मदद करती हैं, वो आपके पास न्यूमेटोफोर्स होते हैं। इसके अलावा जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनके अंदर गैस वैक्यूल्स को आपके पास न्यूमेटोफोर भी कहा जाता है। याद कर लेना, सिलेंट्रेट के बॉडी के इनसाइड में भी न्यूमेटोफोर होते हैं, इनका काम वहां पर गैसेस को स्टोर करना होता है। और यही न्यूमेटोफोर्स आपके पास में, अगर हम ये कहें जो रूट्स आपके पास वाटर से बाहर आ जाती हैं, वो बेसिकली आपके पास हवा के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रैपमेंट में मदद करती हैं। तो जो मार्शी एरिया में आपके पास प्लांट्स मौजूद होते हैं वो ज्यादातर ये फीचर शो करते हैं, दैट इज अ न्यूमेटोफोर। तो आपको समझ आ गया जी ये भी? तो आंसर समझ आया कि क्रोमेटोफोर होगा? बहुत बढ़िया। चलो जी एक और देख लेते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, ओहो ये तो बहुत ही आसान है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ब्लू ग्रीन एल्गास को हम साइनोबैक्टीरिया, ये तो बहुत आसान था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचने चाहिए कि डिफिकल्टी आएगा, बिल्कुल आसान भी पूछा जा सकता है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखो। द मोस्ट अबंडेंट प्रोक्रियोट, अब वो हो द मोस्ट अबंडेंट प्रोक्रियोट हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर दी वंस कैटेगराइज्ड एज। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टीडियस है, ज्यादा टीडियस नहीं। अगर माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बिल्कुल आसानी से आना चाहिए ये तो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोक्रियोटिक, या आपके पास कौन से प्रोक्रियोटिक आपके पास ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपके पास ह्यूमंस के अंदर मिल्क को आपके पास कर्ड में कन्वर्ट करने में कैपेबिलिटी रखते हैं और साथ में आपके पास एंटीबायोटिक्स आपको प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको कौन सी कैटेगरी में डाला जाए? पहले है साइनोबैक्टीरिया, सेकंड है आर्कीबैक्टीरिया, थर्ड है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोर्थ है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। जिसने भी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वही स्पेसिफिकली आपके पास दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हेटेरो का मतलब हुआ डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप का काम करने वाले बैक्टीरियाज हेटेरोबैक्टीरियाज की कैटेगरी में आएंगे। जैसे सूडोमोनास होता है, ये सूडोमोनास बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। याद करके चलिएगा, ये क्वेश्चंस आपके कभी ना कभी आपको पूछे जा सकते हैं। इवन तो जब आपने बेसिकली मिल्क से कर्ड बनाने की प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा तो हमने वहां पर लैक्टोबैसिलस के बारे में बात किया था। लैक्टोबैसिलस भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की एक टाइप में आता है, लेकिन हम ये कहें कि लैक्टोबैसिलस आपके पास क्या, आपके पास एक्चुअली में वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है? आंसर वहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो स्पीशीज होती है, जीनस होती है, वो आपके पास सिर्फ मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करती है, एंटीबायोटिक नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे। हमें तो ये पता करना था कि वो कैटेगरी कौन सी है जो बेसिकली आपके पास मिल्क को कर्ड में भी कन्वर्ट कर रही है और आपके पास एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करे। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोनों काम आपको कर देते हैं, इसीलिए आंसर सी रहेगा और ऑप्शंस आपको निगलेक्ट करने पड़ेंगे। चलिएगा उसके बाद देखो, अच्छा ये तो फिर बहुत आसान है, बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। देखो क्या लिखता है, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल। बड़ा आसान है, सेल का वो कंपोनेंट बताइए जो आपके पास यू बैक्टीरिया और आपके पास यूकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होगा। बड़ा आसान। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कितनी अच्छा जी, जिन्होंने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है बिल्कुल सही है। देखो मैंने अभी तो कहा था यू बैक्टीरिया आपके पास क्या है, प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है कि नहीं है? अब प्रोकैरियोटिक स्पीशीज में सेल एनवेलप है, तो क्या सेल एनवेलप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट नहीं है? है।
तो यूकैरियोटिक सेल में भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल है। तो आंसर आपके पास यही रहेगा। ठीक है, अब मान लो आपके यहाँ न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस की जगह पर क्या होती है? न्यूक्लियोइड होता है कि नहीं होता है? न्यूक्लियस है एग्जैक्टली में क्या? नहीं है। राइबोसोम मान लेते हैं, आप बोलेंगे सर आंसर राइबोसोम भी तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज में जो राइबोसोम होते हैं दैट इज 70s टाइप के होते हैं, और आपके यूकैरियोटिक में 80s टाइप के होते हैं। अब बात आती है तीसरी, दैट इज अ सेल वॉल। तो सेल वॉल अगर हम ये कहें कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है, तो कौन से वाले यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है? सिर्फ प्लांट में मौजूद है, एनिमल में तो होती नहीं है। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगी, औरों को आपको निगलेक्ट करना। इसलिए देखो आते हुए आंसर गलत हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़िए और उसको आंसर से रिलेट करिए, ऑप्शन से रिलेट करिए। चलिएगा, ओहो एक और बढ़िया क्वेश्चन, मैंने शायद इसके बारे में बात भी कर ली थी। देखिए, सम हाइपरथर्मोफिलिक, हाइपरथर्मोफिलिक का मतलब क्या हुआ? जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता हो, hyperthermophilic organism that grow in highly acidic habitat belong to a category of groups। कौन से वाले में मिलेंगे? अभी तो बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया अगर आपको एक ही ऑप्शन में मिल जाए तो आंसर वही रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपके पास एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए आपके पास पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से सही रहेगी, आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ये चीज पहले भी डील कर ली है। चलिए जी, हाँ ये क्वेश्चन आपके पास थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का हुआ। देखिए क्या लिखता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस दैट इज स्पेसिफिकली बीइंग कॉज्ड बाय विच स्पीशीज। ठीक है, अब एक बात बता देता हूं, देखो वर्ड यहां पर क्या लिखा है, बैक्टीरियल वर्ड क्या यूज किया गया है, आपको उस बैक्टीरिया के बारे में बताना है जो आपके पास लीफ ब्लाइट मीन बाय, जो आपके पास बेसिकली राइस होती है, राइस के जो आपके पास पत्ते होते हैं उनको डैमेज कॉज करने में आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको याद करना है, इसका स्पेसिफिक आंसर होती है ज़ैंथोमोनास। ध्यान दीजिएगा, ज़ैंथोमोनास आपको एक तरह से बाय हार्ट याद कर रखनी है कि दैट इज कॉजिंग अ लीफ ब्लाइट ऑफ द राइस। क्लियरली याद होनी चाहिए थी। क्लियर है जी? तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके पास में ज़ैंथोमोनास ओराइजे होती है वो आपके पास बेसिकली इस डिजीज को कॉज करती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाय हार्ट याद करना है, क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ओहो एक और बढ़िया देखिए क्वेश्चन, थर्मोकोकस, सेकंड मिथेनोकोकस एंड थर्ड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। क्या एग्जाम्पलीफाई करते हैं? ये रहे ऑप्शन, पहला है बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have a cytoskeleton as well as mitochondria. Second, bacteria that contain cytoskeleton and ribosome. Third, archaebacteria that contain proteins homolog to eukaryotic core histones. ठीक है? Fourth, archaebacteria that lack any histone resemble those found in eukaryote but whose डीएनए इज नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। बड़ा आसान है, अगर आप इसको एक सेकंड के लिए अगर ध्यान से पढ़िए तो आपको आंसर मिलेगा। पढ़ के देखो और फिर समझ के देखो। आसानी से आप पढ़ लो एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन आ जाएगा। बता देना कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा।
ऑप्शन नंबर बी। एक बार सोच लो आराम से, आपको समझ आना चाहिए। अरे मैंने अभी तो बताया था आपको, पता नहीं आप कैसे भूल जाते हैं। देखो यहां ना, ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसको जरा वापस पढ़ो, क्या लिख रहा है। देखो लिखा है आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकरियोटिक कोर हिस्टोन। ठीक है, वर्ड क्या है, यूकरियोटिक जो सेल हैं उनमें जो डीएनए के बाहर आपके पास हिस्टोन नाम की प्रोटीन है, उसकी होमोलोगस प्रोटीन आपके पास आर्कीबैक्टीरिया में नजर आती है। अब एक बात है, मान लेते हैं कि हिस्टोन नाम की प्रोटीन है, ठीक है, ये आपके पास में डीएनए के बाहर लगी हुई है, और अगर डीएनए के बाहर लगी हुई है तो उसको एक तरह से आपके पास कवरिंग कर रही है, यही मतलब हुआ। तो क्या उस प्रोटीन में पेप्टिडोग्लाइकन होता है? कभी पढ़ा कि पेप्टिडोग्लाइकन है वहां? कभी नहीं पढ़ा। और आर्कीबैक्टीरिया में भी मैंने आपको क्या बोला? तो आंसर, अब क्वेश्चन बढ़ो, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, क्या एग्जाम्पलीफाई करेंगे इनमें से? क्या ये वाला ऑप्शन सही नहीं लग रहा आपको कि आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते हैं? तो जो हिस्टोन है उसमें भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होते, चाहे वो यूकरियोटिक आपके पास डीएनए के बाहर लगी हो। बिल्कुल यही आंसर रहेगा। इसीलिए ना मेरा मानना है, मैं फिर कहूंगा आपको क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ना चाहिए, हम वहीं पर गलती कर देंगे, आगे तो गलती बाद की बात है, पहले वही गलती हो जाती है। चलो एक और देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? ओहो, राइट नहीं पूछी है, रॉन्ग स्टेटमेंट। मीन बाय, अभी मैंने आपको जो बेसिकली माइकोप्लाज्मा की डेफिनेशन के बारे में आपको बताया, उसको वापस से एक बार याद कर लो कि माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने क्या कहा। तो देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं उसी के हिसाब से। पहला, दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की आपके मॉर्फोलॉजी, तो करेंगे या नहीं? क्योंकि आपके इसको हमने क्या कहा, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी ये शो कर सकता है, इसलिए प्लियोमॉर्फिक है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, हमने ये पढ़ लिया है। अब दूसरा, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, चलो कोई बात नहीं, इसको मुझे नहीं, अभी बताते हैं। दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट, करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा? कर सकते हैं, एनिमल में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, तो इनको तो पीपीएलओ गए। हमसे लेके क्वेश्चन क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ। ये भी हमें पता है कि ये तो सही है, ये भी हमें पता है ये भी सही है, ये भी पता है हमें सही है, तो गलत कौन सी हुई? ये, और यही इसका आंसर है। हमें कैसे पता लगता है? पेनिसिलिन जो होती है वो आपके पास सेल वॉल की सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है, सेल वॉल सिंथेसिस को प्रिवेंट करने का काम आपके पास में किसका होता है? पेनिसिलिन का। तो क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है? तो इसका आंसर मतलब यही होगा, क्योंकि पेनिसिलिन आप कितना खिला लो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, क्या माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, वो अपनी ग्रोथ करता ही रहेगा, क्योंकि वो तो काम क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ, अच्छा ये भी एक आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी बाय हार्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहां जो वर्ड लिखा है ना, क्योरिंग का मतलब है यहां पर सेकेंडरी फर्मेंटेशन। वर्ड क्या यूज करते हैं यहां के लिए, क्योरिंग के लिए? सेकेंडरी फर्मेंटेशन है, सेकेंडरी फर्मेंटेशन। अगर आप ना चाय की जो पत्तियां होती हैं, अगर आप उनको नॉर्मली चबाकर देखेंगे तो आपको कड़वाहट मिलती है, ठीक है, और उतना बढ़िया फ्लेवर नहीं आता है उन पर्टिकुलर टी लीव्स का।
तो फ्लेवर की एडिशन करने के लिए और बिटरनेस को कम करने के लिए आपके पास बैक्टीरियाज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द बैक्टीरिया आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है जो सेकेंडरी फर्मेंटेशन आपको कराने में मदद करेगा, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस मेगाथीरियम। याद कर लेना, यह आपके पास एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टी लीव्स जो होती हैं उनके अंदर अरोमा एडिशन, अरोमा अगला एक तरह से फ्लेवर कह लो, उसकी एडिशन करने के लिए और दूसरा काम उसकी बिटरनेस कम करने के लिए आपको इस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, दैट इज बैसिलस मेगाथीरियम। तो इसीलिए आंसर वहां पर बैसिलस मेगाथीरियम जो आपका बैक्टीरिया है वही रहेगा। चलिए एक और ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, ओहो ये भी बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। देखो रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब होता है गला देना, किसी भी चीज को गलाना। अब गलाते हुए अगर आप ये चीज ध्यान रखें कि फाइबर गलने नहीं चाहिए, तो आपके पास उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन नाउ यूज कर हम वर्ड रेटिंग वर्ड यूज करते हैं। फिर से देखिएगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, एवरीथिंग डिसॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइबर डिसॉल्व नहीं होने चाहिए। इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। और आपके पास जो जूट होती है उसकी रेटिंग करवाने के लिए आपके पास में उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया की मदद ली जाती है जो ब्यूटारिक एसिड आपके पास में प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं। याद कर लेना, यह क्वेश्चन भी आपको वापिस से पूछा जाएगा। यहां पर लैक्टोबैसिलस जो जीनोस होती है उसका बहुत बड़ा रोल आता है, यह भी ध्यान देना, ठीक है। क्लियर? तो इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो ये डायरेक्ट याद करने वाले हैं। अच्छा एक और आ गया, बहुत बढ़िया। देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अच्छा चलो पहले तो ट्रांसडक्शन पता है होती क्या है, तब तो बात आए आगे। ये तो सबने पढ़ा होगा, इवन की बायोटेक में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़े हैं? लाइसोजेनिक स्टेजेस, लिटिक स्टेजेस के बारे में, बैक्टीरिया की लाइसोजेनिक स्टेज कौन सी होती है, लिटिक स्टेजेस कौन सी होती है। चलो मैं ऐसे बता देता हूं। मान लीजिए अगर हम ये एक वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन का मतलब होता है वायरसेस के द्वारा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया गया। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड एक और यूज करते हैं, दैट इज अ बैक्टीरियोफाज। वर्ड यूज करते हैं। बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं? वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं और उन बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलरली प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। तो व्हाट इज अ ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन में जो आपके पास वायरल जीनोम होगा वो बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर आपके पास में एक तरह से इनकल्केट कर दिया जाएगा, और वो आपके पास इनकल्केट करवाएगा वायरस। वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, अपने आपके पास जो बेसिकली उसके मौजूद जीन्स हैं वो वायरस के वो आपके पास बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को ट्रांसडक्शन है। ये ऑप्शन लिखी है, अब जरा यहां ढूंढो कहां है। मिला इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये कहा कि मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया को वायरस ने एक तरह से इन्फेक्ट कर दिया और इसका जो जीनोम है वो इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब यहां ऑप्शन देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरसेस। वर्ड क्या लिखा है? एक आपके पास बैक्टीरियल जो आपके पास सेल है उसमें पाए जाने वाले जो जीन है वो दूसरे आपके पास बैक्टीरिया के अंदर वायरस के द्वारा एंटर कराएंगे। कैसे कराएंगे जरा ध्यान दो। मान लेते हैं ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, तो आपके पास ये पर्टिकुलरली जीनोम जो है वायरस का इसके अंदर जाएगा और इसी के अंदर वो लगातार डिवाइड करेगा। फिर डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो क्या इसके इनसाइड में वायरस का नंबर नहीं बढ़ा? बढ़ेगा। अब इस वायरस के पास में बैक्टीरियल जीनोम भी तो होगा, और जब मान लो ये सेल फट जाएगा तो आपके पास दूसरे बैक्टीरिया को जब यही वायरस इंफेक्ट करने के लिए जाएगा तो आपके पास जीन की एंट्री होगी इसके अंदर या नहीं होगी?
हाँ या ना? बिल्कुल होगी। इसी प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ये एक लाइसोजेनिक स्टेजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो अगला, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज, ठीक है। तो आपने बायोटेक के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी। क्या होता है प्लाज्मिड? ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, आपके पास जो मटेरियल होते हैं उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ये एक सर्कुलर टाइप का डीएनए होती है, सर्कुलर टाइप की आपके पास डीएनए होती है, विच इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप रेप्लिकेट करने की इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए हम प्लाज्मिड को बायोटेक के अंदर एज एन वेक्टर यूज करते हैं, जिसके साथ फॉरेन डीएनए जो हमारी पर्टिकुलर जरूरत का होगा वो प्लाज्मिड के साथ अटैच कराया जा सके। तो ये आपके पास आंसर रहेगा कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। एक बात ध्यान रखना, प्लाज्मिड के बारे में भी पूछा जाता है कि प्लाज्मिड को डिस्कवर किसने किया था। तो लेडरबर्ग थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया के लिए इनमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? मैंने बताया अभी आपको। ओहो, ऑप्शन पढ़ तो लो एक बार। आर्की बैक्टीरिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है? ऑप्शन नंबर 1, सारे के सारे क्या हेलोफाइल होते हैं? तो नहीं होते, पहली तो गलत हो गई, क्योंकि हमने तो थर्मोफाइल भी पढ़े, हमने तो मिथेनोबैक्टीरिया भी पढ़े, तो वो तो सारे आर्की बैक्टीरिया थोड़ी हुए कि सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया हेलोफाइल कहलाएंगे। तो ये तो ऑप्शन गलत है। क्या सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक नहीं पढ़े हमने, ये कहीं पर भी मैंने नहीं बताया ये चीज। तीसरे, सारे के सारे फॉसिल हैं, ये भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो तीनों स्टेटमेंट तो पूरी तरह से गलत होगी, तो एक ही तो बची, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं। अरे अभी तो मैंने बताया था कि जब प्रिमिटिव आपके पास एनवायरनमेंट था तो उस समय से सरवाइव कर रहे हैं और आज तक सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर यही रहेगा। चलो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे। इसके बारे में हम पहले भी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वहां भी डील किया है। देखिए क्या लिखता है, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल वॉल, सेकंड थी सेल मेम्ब्रेन, थर्ड राइबोसोम एंड फोर्थ इज साइटो। बिल्कुल सही। सेल वॉल का जो आपके पास में कंपोजिशन है उसके अंदर वेरिएशन, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की क्वांटिटी मैंने कहा था बहुत ज्यादा होती है, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वहां पर लाइपोपॉलीसेक्राइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए वेरिएशन या डिफरेंस कहां पर आपको नजर आया ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में? वो है सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर। आई होप कि जितना मैंने आज ये चीज आपको बताई, ये सारी चीज समझ आई। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से रिवीजन करते रहें, और कुछ दिक्कतें आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कभी भी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस चैप्टर से हम इतनी ही चीज रिलेट करेंगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपको। अब एक बात ध्यान रखना कि आर्की बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। दूसरा, आपको बेसिकली जो यूनिसेल्युलर आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो क्लोरेला और आपके पास क्लेबाइडोमोनास है उसको स्पेसिफिकली अलग से पढ़िएगा, क्योंकि वहां से और भी क्वेश्चन आपको बनेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।